हेलो प्यारे विद्यार्थियों। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है यूवी क्लासेस। आज के हम ये 12th क्लास फिजिक्स का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि 12th क्लास से है, जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम इसकी टॉपिक को डाउट क्लियर कर देंगे, जो भी जितना भी बेसिक्स है उतना सारा क्लियर कर देंगे। कई बार बच्चे डाउटफुल रह जाते हैं, लास्ट में बच्चे रिजल्ट जो हमारा आता है हम वो कैसे आया कर तो इसकी बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ इस बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि वेक्टर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कि दो टर्म्स देखते हैं, वेक्टर एंड कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो बच्चों हम देखते हैं अभी 11th क्लास में पढ़ के आए हैं हम, कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है या फिर हम कह सकते हैं जिस किसी की भी डायरेक्शन होती है उसी को हम वेक्टर फॉर्म कह देते हैं। और वेक्टर अकेले नहीं आता बच्चों। वेक्टर अगर हम किसी को ए वेक्टर से अगर हम डिनोट करते हैं तो उसके साथ में आता है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वही प्यारे बच्चों हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। डायरेक्शन के साथ में हम क्या देखते हैं, इसकी कोई दूरी है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो जो वैल्यू है कांस्टेंट, उसी को मैग्नीट्यूड कहा है उस डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है। अब इसके बाद में बारी आती है हमारी यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का भी यहाँ पर यूज है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। क्या? जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ए कैप से होता है। ए कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी उसकी डायरेक्शन को, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन आता है। तो मैग्नीट्यूड वन आता है, ऊपर क्या रहता है हमारा, रहता है वेक्टर, और नीचे क्या आता है हमारा मैग्नीट्यूड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा ए कैप हमारे निकालते हैं तो ये हमारा आता है प्यारे बच्चों ए वेक्टर और मॉड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मुझे ये पता करना है कि ये क्या हमारा यूनिट ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ए कैप क्या है हमारा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है ना। तो वेक्टर एक्चुअल में है क्या हमारा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और उसमें अपॉन में ये मैं मैग्नीट्यूड अपना लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप बच्चे देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड जब सेम है ऊपर नीचे, तो मैग्नीट्यूड को अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो ए कैप मुझे क्या देता है, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन देता है। ठीक है, आई होप ये आपको आगे समझ में आ गया होगा। इससे आगे का हम टॉपिक क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो प्यारे बच्चों ये हमारा ए कैप जो कि हमारा डायरेक्शन देता है, और ए वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों, उन दोनों के साथ कंबाइन फॉर्म में आता है। चलिए अब हम समझते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो चार्जेस लेते हैं, और आपको पहले से ही पता है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दो अनलाइक सॉरी लाइक चार्जेस ले रहे हैं, और लाइक चार्जेस आपको पता है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या लिया, दो चार्जेस लिए, और ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है हमने यहाँ पर। और तो क्या करते हैं, इन Q1 और Q2 चार्जेस की हम डिस्टेंस ले लेते हैं। वो दूरी जो हम यहाँ पर ये जो हमारा ओरिजिन है यहाँ से जो हम ले रहे हैं, तो इनकी जो पोजीशन है पोजीशन मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर लेते हैं यहाँ पर, किसके लिए, Q1 चार्ज के लिए। और Q2 चार्ज के लिए भी सेम हम ऐसे ही पोजीशन वेक्टर लेते हैं R2। ठीक है, तो ये दोनों R1 एंड R2 हमारे क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर हो गए। ये बात ध्यान देने की है। ठीक है, एक एक बात ध्यान देने की है एक्चुअली यहाँ पर। R1 R2 हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ये Q1 और Q2 चार्जेस हो गए। अब क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगा कर रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स लगा रहा है इस पर Q1 Q2 चार्ज पर, किस पर, Q2 चार्ज पर, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पर हो रहा है, Q2 पर।
और किसके कारण हो रहा है? फर्स्ट के कारण, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये यहाँ पर फोर्स आ जाता है हमारा Q2 चार्ज पर। सिमिलरली इसी तरह से हमारा सेकंड जो फर्स्ट चार्ज है उस पर होगा, और ये फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पर हो रहा है? चार्ज Q1, किसकी वजह से हो रहा है? इस Q2 चार्ज की वजह से। अब तो हम इसी को कहते थे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपके लिए? तो अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम लेते हैं इनकी डिस्टेंस। क्या लेते हैं? इनकी डिस्टेंस लेते हैं। अब डिस्टेंस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट हम अगर ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में R1 से हम R2 की तरफ ले रहे हैं, यानी कि R जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा क्या आएगा? R वेक्टर 1 2, यानी कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट R2 से R1 की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा आता है R2 से R1 की तरफ। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R1 से R2 की तरफ R12, और R2 से R1 की तरफ R21। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गए। आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसको। तो क्या है, ड्यू टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, क्या होता है कि जो ये सेम डायरेक्शन में जो ये हमारे वेक्टर्स हैं, इनका तो क्या है, सम होता है, और ये किसके इक्वल होते हैं? जो अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा ये वेक्टर है, तो इसके जो इक्वल हुए हमारे कौन कौन से होते हैं? R1 एंड R12, ये दोनों मिलकर के हमारा किसके इक्वल होंगे? R2 के। लिखते हैं इस बात को, R12 R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर किसके इक्वल है? ये R2 के। यस, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब क्या होता है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें R12 वेक्टर क्या मिलता है? ये मिलता है हमें R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये मिल गया प्यारे बच्चों हमारे लिए, R12 वेक्टर यहां पर मिल गया है। सिमिलरली इसी तरह से हमें एक और मिल जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? R21 वेक्टर की। तो R21 वेक्टर भी हमारे लिए सेम एज इट इज हो जाएगा। वो क्या होगा? R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये आपको दोनों बातें समझ में आई? एक तो ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। ठीक है, इस पर जाते हैं, ये दोनों हमने निकाल लिए। अब आते हैं हमारे कूलम्ब्स लॉ पर। तो क्या है कूलम्ब्स लॉ? क्या कहता है, दोनों जो चार्ज है उनके बीच का लगने वाला फोर्स वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के और उनके जो डिस्टेंस है उनके इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखते हैं क्या होता है F। तो सबसे हम निकाल रहे हैं पहले फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। किस पर निकाल रहे हैं? Q2 पर। हम फोर्स निकाल रहे हैं चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से, तो हमारा फोर्स कौन सा आ रहा है? F12। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? F12। यस, ये हमारा फोर्स आ रहा है। तो फोर्स क्या इक्वल टू क्या है, हम पढ़ के क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K की वैल्यू होती है। प्रोडक्ट में क्या आता है? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये हम R स्क्वायर क्या है? हमारा F12 है, तो इसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है बच्चों? ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ 1 की जगह पर यहाँ आएगा R21 वेक्टर और इसका होल स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? R21 की डायरेक्शन में। तो R21 की डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको R कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखो फोर्स वेक्टर लेकर निकाल रहे हैं F21, सॉरी F12 को ही हम और एक्सपेंड कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनिट वेक्टर और वेक्टर दोनों ही बताए थे थोड़ी देर पहले। तो हम इनको क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर R21 वेक्टर जो है, ठीक है, इसका हो जाएगा क्यूब, और ये मल्टीपल में आ जाता है हमारा R वेक्टर। कैसे आया ये बच्चों? कैसे आया ये अभी बताता हूँ। R21 वेक्टर हमने अभी थोड़ी देर पहले यूनिट वेक्टर पढ़ाया था मैंने। R21 अगर कैप है तो वो किसके इक्वल होता है? R21 वेक्टर के, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर के। ठीक है,
ये मैग्नीट्यूड जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। ये अब हमारा पास वेक्टर आ चुका है। वेक्टर को हमें बताया था, हमने वेक्टर को यहाँ पे एक्सपेंड किया था। R21 वेक्टर क्या था, R1 माइनस R2, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। F12 जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R21 का, R21 वेक्टर का होल क्यूब, ठीक है। अब R21 क्या है हमारा, R1 वेक्टर माइनस R12 वेक्टर, लिख लेते हैं यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, हमने तो निकाल लिया F12, अब सिमिलरली इसी तरह से हम F21 निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमने जो अभी F12 का जो रिजल्टेंट निकाला है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं F21 फोर्स की, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फोर्स किस पर है, ये फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है। तो क्या आता है हमारा, देखते हैं। F21 वेक्टर क्या आता है हमारा, F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है पहले से, ठीक है, ठीक है। क्या आता है, तो ये हमारा R12 वेक्टर आएगा और इसका होल स्क्वायर। अब R12 वेक्टर की हमें क्या मिल जाती है, डायरेक्शन। भाई Q2 की तरफ है तो डायरेक्शन कौन सा है, R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट है और इधर ही क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर लिख दिया, मेंशन कर दिया। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। F21 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल क्यूब डॉट R12 वेक्टर, ठीक है। अब ये कैसे आया, मैंने अभी जस्ट पहले ही आपको बताया था यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, तो R कैप इक्वल्स टू क्या होगा, R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर अपॉन में क्या होगा, इसी का R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो क्यूब बना देगा और ये R12 वेक्टर हमारे पास ऊपर बच जाता है। फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। और यहाँ पर इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो पहले आपने यहाँ पर देखा था, मैंने क्या लिखा था, R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमारा निकल के आएगा। तो देख सकते हैं बच्चों, F12 वेक्टर जो है हमारा वो सिमिलर है इसके, बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। अगर सपोज करो, अगर मैं R1 माइनस R2 और यहाँ पर R2 माइनस R1 है, इनको मैं अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो क्या होता है, यहाँ पर ये देगा मुझे R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूं तो ये मुझे नेगेटिव साइन देता है, तो ये अब क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 होल क्यूब। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है दोनों का, ये दोनों सेम रहेंगे, बट जैसे मैं डायरेक्शन चेंज किया तो ये नेगेटिव साइन के साथ में आया और ये पूरे को क्या बना देगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव बना देगा तो मेरा F21 जो मुझे मिलता है, हमारा जो F21 आया है, ये क्या किस साइन के साथ में आएगा, नेगेटिव के साथ में, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, F12 के। ये पूरा देख सकते हैं आप, इसके इक्वल हो चुका है। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट निकल करके आया है, F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू द F21। तो ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है प्यारे बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं आपके डाउटफुल वीडियोस को लाता रहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट मेंशन करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।